अब मैथ का ही हम अंतिम वीडियो है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का हम बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको एग्जाम में कल जो 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसमें हम इसी के आधार पर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और एकदम समझ के और एग्जाम में जाइएगा। ऑब्जेक्टिव इससे कोई अलग नहीं रहेगा, आपको तो ध्यान दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए समझिए, अब हम पढ़ रहे हैं प्रयक्ता। तो प्रयक्ता मतलब होता है क्या कि कोई चीज़ को हम परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, उसको हम आकलन करते हैं। क्या करते हैं? उसको आकलन करते। जैसे में कोई चीज़ हुआ, मान लीजिए कि एक सिक्का है। क्या है? एक सिक्का। तो जब हम सिक्का को क्या करते हैं? उछालते हैं। सिक्का में दो चीज़ होता है, एक होता है हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। क्या होता है? एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल। तो जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसके लेकिन इसमें क्या होता है? प्रयक्ता निकालने में सबसे पहले एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किस टाइप का पूछेगा उसको समझिए आप। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा? संभव घटना और असंभव घटना। तो देखिए, कोई भी संभव घटना कभी भी होगा तो उसका मान एक होता है। क्या होता है? संभव। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि संभव घटना के मान कितना होता था? एक। असंभव घटना के मान कितना होता? 0। बात समझिए ना। तो संभव घटना का मान कितना होगा? ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट मिलेगा, याद रखिए, इसको रट के जाइएगा। संभव घटना की प्रयक्ता क्या होगा? इसको एक होगा, याद रखिए, इसको याद करके जाइएगा। असंभव घटना की प्रयक्ता क्या होगा? 0, याद रखिएगा। और इसका जो मान होगा, जो घटना होगा, उसका मान 0 से बड़ा होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा। और क्या होता है? 1 से छोटा होता है। क्या होता है? 1 से छोटा। देखिए ना, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और क्या होगा? 1 से छोटा होगा। कोई भी प्रयक्ता घटना जो भी होगा, जो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। अब तीसरा नंबर एग्जाम में आपको दे देगा। और देखिए, कोई भी संभव घटना के प्रयक्ता जो भी होगा माइनस में कभी नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना संभव घटना के प्रयक्ता है, तो दे देगा वो -5, दे देगा 3 और -1 और दे देगा 1। तो अब बताइए था इसमें संभव घटना का प्रयक्ता कितना है? तो हम अभी तुरंत आपको बताया कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। 0 भी हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होगा। तो देखिए, 5 माइनस होता है, कभी होगा? नहीं होगा। माइनस वाला कभी नहीं होगा। अब देखिए, माइनस होगा, कभी नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ 3 है और 1 है। तो हम बताएं कि 3 होगा या 3 से छोटा, सॉरी 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो देखिए, या तो 0.2 भी हो सकता है, 0. याद रखिएगा। तो 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो हमेशा क्या होगा? तो इसका मान हमेशा 1 होगा या 1 से कम होगा, या 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा। इसका माइनस में, निगेटिव में कभी नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। तो आपको 4 ऑप्शन में दे देगा इस टाइप के, तो याद रखिएगा। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें संभव घटना का प्रयक्ता 0.1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और उसके बाद 1। तो इतना ही मान आपको आ सकता है। संभव घटना का प्रयक्ता कभी भी 0 होगा या 0 से 0.1, 0.2। तो ऑप्शन में आपको दशमलव में भी दे सकता है, या तो दशमलव में अगर रहेगा तो 0.1, 0.2, 0.0 ही होगा। उसका 2.1 नहीं होगा, 3.1 नहीं होगा, 0. 0 के बाद ही कुछ अंक होगा दशमलव में। 1 दशमलव के बाद कोई अंक नहीं होगा, कोई मतलब कोई मान होगा तो वो क्या होगा? संभव घटना का प्रयक्ता नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसमें 3 पॉइंट, एक संभव घटना का प्रयक्ता 1, असंभव घटना का प्रयक्ता 0। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन में दे देगा 4 को, ऐसे बोलेगा इसमें कौन सी घटना सही है, पूछेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। और कभी कभी आपको बाटा में देगा। क्या देगा? बाटा में। तो देखिए, याद रखिएगा, यहाँ दिया 1/2, 2/3, 4/5 और एक दे देगा 6/2।
ए दे दिया। अब पूछेगा कि इसमें कौन सा गलत है, प्रयोक्ता के दे देगा तो देखिए ना ये सब देखिए, इसका काटिएगा तो इसको क्या होगा, जब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला अगर बड़ा रहेगा तो इसका मान हमेशा ही प्रयोक्ता होगा, संभव घटना का प्रयोक्ता का मान होगा, क्योंकि 0.1 से लेकर 0 मतलब 0 से और 1 के बीच में होगा। जब ऊपर जब छोटा होगा, याद रखिएगा, ऊपर जब छोटा होगा तो ये हमेशा क्या होगा, नीचे बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा तो ये क्या होगा, इसका मान हमेशा क्या होगा, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होगा, तो ये संभव घटना की प्रयोक्ता में आ जाएगा। लेकिन अगर ये संभव घटना की प्रयोक्ता में है तो हाँ है, लेकिन यही चीज अगर नीचा छोटा जगह ऊपर अगर बड़ा हो जाएगा तो ये तो मान 1 से बढ़ जाएगा, तो जब 1 से बढ़ेगा तो प्रयोक्ता में आएगा, नहीं आएगा। याद रखिए, इसको याद रख जाइएगा। अब एक आपको एग्जाम में परसेंटेज में पूछ सकता है, 20%, 30%, 40%, 50% और 110% ये दे दिया। तो ये पूछेगा कि इसमें तो कौन प्रयोक्ता के संभव प्रयोक्ता का मान है, तो देखिएगा जो अगर 100% से कम होगा, 100% हो सकता है या 100% से अगर कम होगा तो ये प्रयोक्ता होगा। क्या होगा, अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो देखिएगा ये 110 हो गया तो ये होगा, नहीं होगा। जैसी 100 से ही बढ़ेगा कि इसका प्रयोक्ता का मान नहीं होता। याद रखिए, याद करके जाइएगा, एकदम फिक्स है, पूछेगा एग्जाम में आपको इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रयोक्ता में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। इसीलिए संभव घटना का प्रयोक्ता 0, असंभव घटना का प्रयोक्ता संभव घटना का प्रयोक्ता 1, असंभव घटना का प्रयोक्ता 0, और परसेंटेज कभी भी दे देगा तो परसेंटेज जो भी देगा अगर ये चीज 100 से बड़ा हो गया तो ये घटना का प्रयोक्ता नहीं होगा। 100 से अगर कम रहेगा, जैसे 20%, 30%, 40%, 50%, ये सब आपको ऑप्शन में रहेगा तो ये सही होगा। लेकिन यही जैसे ही बढ़ जाएगा, ये 100% ज्यादा 110% होगा तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा। अब एग्जाम में आपको एक पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। हेलो, देखिए अब समझिए, अभी हम तुरंत एक क्वेश्चन आपको बताए थे, अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 के फर्स्ट पाली में पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन दो को हमें एक्स्ट्रा बता कि एग्जाम में इस तरह का पूछ सकता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं है, तो बोला घटना की प्रयोक्ता नहीं जब पूछा है तो हम बताएं कि घटना का प्रयोक्ता हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो अब बताइएगा, अगर दशमलव मान में होगा तो इस तरह होगा 1.1 से 12 और 0 से 12 और 1 से छोटा होगा। तो बताइएगा इसे प्रयोक्ता नहीं पूछे, इसे कौन सा है, इसे प्रयोक्ता नहीं है। तो देखिएगा 0.5 ये प्रयोक्ता है, तो हम अभी तुरंत बताएं 1 से लेके और 0 से लेके और 1 के बीच में जो भी संख्या रहेगा वो क्या होगा, प्रयोक्ता होगा। अगर इससे अब देखिए 0 कुछ भी देगा वो सब प्रयोक्ता होता है, लेकिन अगर 1 कुछ भी देगा तो प्रयोक्ता नहीं होगा। 1 से बड़ जब भी 1 दशमलव लिखेगा तो 1 से बड़ा ही मान होता है वो भी, तो जो 0 लिखेगा वो 1 से छोटा मान होता है। तो अब 0.5 प्रयोक्ता है तो हाँ है, क्योंकि 1 से छोटा है। 0.9 ये प्रयोक्ता है तो हाँ है, क्योंकि 1 से छोटा है। 0.1 तो ये क्या है, 1 से छोटा है तो ये सब प्रयोक्ता है। लेकिन 1.1 तो 1.1 क्या है, तो 1 से ही क्या बड़ा है। तो जब ये 1 से बड़ा तो प्रयोक्ता कभी भी 1 से छोटा ही होता है, और 0 के बाद 0 से 0 या 0 से 12 और 1 या 1 से छोटा। लेकिन ये मानते कि 0.5 1 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन 1.1 क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर प्रयोक्ता नहीं कौन है में 1.1 इसका प्रयोक्ता नहीं है। अब देखिए कभी कभी बाटा में भी दे देगा आपको, तो बाटा में देगा तो याद रखिए प्रयोक्ता कौन होगा, तो देखिए ऊपर जब छोटा होगा वो सब क्या होगा, प्रयोक्ता होता है। ऊपर मतलब हर अंश में छोटा और हर में बड़ा, क्या होगा, अंश में अगर छोटा होगा और हर में बड़ा होगा तो वो सब प्रयोक्ता होता है। क्या होता है, वो सब प्रयोक्ता। ऊपर जिसका जिसका छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर क्या होगा छोटा और नीचे 12, ये सब क्या होगा, प्रयोक्ता होगा। क्या होगा, प्रयोक्ता होगा। तो बताइए 3/4 तो देखिए नीचे 12 है ऊपर छोटा, प्रयोक्ता होगा तो हाँ होगा। 3/5 ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो ये भी प्रयोक्ता है। 2/7 तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा तो ये भी प्रयोक्ता है। लेकिन ये देखिए ना ऊपर 12 और नीचे छोटा, तो क्या ये प्रयोक्ता है, नहीं है, क्योंकि ऊपर 12 हो गया नीचे छोटा, इसको भाग दीजिएगा तो इसका मान कभी भी 1 से बड़ा। जब ऊपर छोटा रहता है और नीचे बड़ा रहता है तो नीचे वाला से जब ऊपर वाला के भाग दीजिएगा तो हमेशा मान 1 से छोटा आएगा भाग देने के बाद दशमलव में। लेकिन देखिए ना 5 ऊपर आती है नीचे, इसको भाग देकर देखिएगा आप तो इसका मान 1 दशमलव कुछ आएगा, तो 1 से बड़ा हो गया। तो कभी प्रयोक्ता 1 से छोटा होता है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या हो गया, ई हो गया। अब तीसरा नंबर परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आप देख लीजिए कैसे पूछेगा आपको एग्जाम में। दे देगा
जीरो से दे देगा 0% से 12, प्रयोक्ता का भी क्या होगा 0 से 12, और क्या होगा 100% हो सकता है या 100% से छोटा होगा। तो देखिए ना 30% ये प्रयोक्ता है, हाँ है, 40% ये प्रयोक्ता है तो है, 90% ये प्रयोक्ता है तो है, लेकिन यह 110%। तो बोले हम क्या कि 100 से छोटा होना चाहिए या 100 के बराबर होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 110% है। तो देखिए परसेंट में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं 110% प्रयोक्ता होगा तो नहीं होगा, याद रखिए। तो यहाँ पर आपने यहाँ नहीं पूछा है तो प्रयोक्ता जो इसमें नहीं होगा उसको खोजना है। अगर यहाँ प्रयोक्ता बोलेगा तो प्रयोक्ता जो रहेगा उसको खोजना है। तो इसमें तो प्रयोक्ता 3 को था, तो आपको जो एग्जाम पूछेगा वो बना लीजिएगा। देखिए अब एग्जाम में आपको 2 चीज देगा, एक पासा देगा, एक पासा देगा, एक सिक्का देगा। क्या देगा? सिक्का। तो यहाँ भी हम सिक्का वाला देख रहे हैं, पासा वाला नहीं देख रहे हैं। देखिए एक पासा होता है और एक सिक्का होता है, एक ताश होता है। 3 चीज एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो देखिए पासा वाला जब भी एग्जाम में अगर पूछता है, सिक्का वाला पूछेगा तो सिक्का के 2 पहलू होता है। सिक्का के कितना पहलू होता है? एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। तो देखिए एक क्या आता है? हेड होता है, एक क्या होता है? टेल होता है। तो इसको जब एक सिक्का को जब वो सालिएगा तो कोई एक ही चीज ना आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों कभी आ सकते हैं सर? नहीं आएगा। तो कभी भी एक को क्या होगा? हेड आएगा और एक क्या होगा? टेल आएगा। तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आएगा। तो जब एक वो सिक्का को सालिएगा तो टोटल भाग कितना हो गया? तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। तो देखिए जो भी चीज पूछे आपसे उससे हमको कोई मतलब नहीं। सिक्का पूछा तो सिक्का के कितना भाग? तो सिक्का के 2 भाग, या तो हेड या तो टेल। तो कितना भाग टोटल? तो टोटल भाग नीचा और जो आएगा वो क्या होगा? ऊपर। तो देखिए ना सिक्का को जब उछालेगा तो 2 का भाग है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 नीचा और या तो एक ही ना कोई चीज आएगा, या तो हेड या टेल। तो 1 आएगा। तो क्या हो गया? 1/2 हो गया। समझ गए? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बात समझिए ना। तो जब एक सिक्का को आपको उछाला जाता है तो आपको पूछेगा कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रयोक्ता क्या होगा, टेल आने की प्रयोक्ता क्या है। तो देखिएगा 1/2। और इसी से आपको अभी तुरंत बताएं कि संभव घटना की प्रयोक्ता कितना होगा, तो हम बताते 1। तो इसको हम समझ। तो देखिएगा प्रयोक्ता जो जिसको हेड आने की प्रयोक्ता था 1/2 हो गया, और नहीं आने की प्रयोक्ता क्या होगा? तो 1/2। अगर दोनों के देखिए आने के प्रयोक्ता और नहीं आने के प्रयोक्ता दोनों को अगर जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ने के बाद देखिए तो प्रयोक्ता आने के मान को तो कहते हैं पी, और प्रयोक्ता नहीं आने के मान को क्या कहते हैं? पी। और ई ए पर डैश दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ई पर डैश दे दीजिएगा। तो क्या होगा? ई प्रयोक्ता आने के प्रयोक्ता हो गया, ई नहीं आने के प्रयोक्ता। और दोनों का जब जोड़िएगा ना तो इसका मान क्या होता है? 1। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि प्रयोक्ता आने के प्रयोक्ता और प्रयोक्ता नहीं आने के प्रयोक्ता का योग कितना होगा, तो दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, ये फार्मूला भी आप याद करके जाइएगा। तो देखिए प्रयोक्ता आने के प्रयोक्ता निकालना जब भी होगा तो 1 माइनस प्रयोक्ता नहीं आने के प्रयोक्ता को घटा दीजिएगा तो इसका मान निकल जाता है। कोई दिक्कत? इस तरह का आपको एग्जाम में फार्मूला भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब एक छोटा छोटा बात तो समझिएगा, सम संख्या विषम संख्या भी याद रखिएगा, और अभाज्य संख्या। आपको एक मेरा वीडियो इससे पहले डाला, उसमें आप सम विषम और देखिए समझिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में देख रहे हो एक सिक्का को छाला। तो देखिए जो मान प्रयोक्ता जो क्या प्रयोक्ता आने के प्रयोक्ता और प्लस नहीं आने के प्रयोक्ता दोनों को अगर जोड़िएगा तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर होगा। तो याद रखिए अभी तुरंत हम बताया कि संभव घटक प्रयोक्ता अधिकतम कितना हो सकता है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। याद रखिए कल जो एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को, उसमें डायरेक्ट आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। याद रखिएगा, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट आप देखिए पासा के बारे में कुछ पढ़ लीजिए तो समझे। तो पूछेगा कि एक सिक्का में मान ली एक सिक्का में मान एक सिक्का का पढ़ लिए। अब पासा के बारे में, पासा मतलब जानते हैं ना, लीडो छक्का में देखे तो उसमें टोटल कितना गोटी होता है? 6 नंबर होता है। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। तो टोटल पासा में या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये ना हो सकता है। तो यह कोई नंबर ना आपको आ सकता है, इससे अलग तो कोई आएगा नहीं। तो अगर पासा में टोटल तब बोलेगा कि एक पासा में 3 आने की प्रयोक्ता कितना है। तो देखिएगा पासा में अगर 3 आने के प्रयोक्ता तो देखिएगा P बराबर एनी मतलब आने की संभावना, अब बटे NS मतलब टोटल है कितना। तो देखिएगा प्रयोक्ता में अगर बोला कि 3 आने के प्रयोक्ता जब पूछा है
तो 3 अब बटे और टोटल कितना था तो 1 2 3 4 5 6 तो 3/6 तो इसका मान कितना हो गया 1/2। तो जब अगर एक पासा को फेंका जाता है तो पूछेगा कि 3 आने की प्रयोगता कितना है। तो जब 3 आने की प्रयोगता कितना है कितना हो गया 1/2। अब पूछेगा कि 3 नहीं आने की प्रयोगता, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको। तो अगर 3 नहीं आने की प्रयोगता पूछेगा अब देखिए आपको पूछेगा 3 नहीं आने की प्रयोगता। तो जब देखिए पूछेगा 3 नहीं आने की प्रयोगता तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा N/A से। तो 3 नहीं आएगा तो 3 आएगा तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा तो या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6। तो टोटल क्या हो गया 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना है 5 और टोटल था कितना 6। टोटल था कितना देखिए तो 3 नहीं आने की प्रयोगता पूछेगा टोटल कितना है। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया पासा के बारे में निकाल 3 आने की प्रयोगता निकाल लिए 1/2 आ गया। अब इसी में बोलेगा कि सम संख्या आने की प्रयोगता क्या पूछेगा एक सम पूछेगा एक विषम पूछेगा एक अभाज्य पूछेगा। क्या पूछेगा सम विषम और अभाज्य। बात समझिएगा। तो सम संख्या क्या होता है जो 2 से विभाजित हो जाता है। विषम संख्या वो होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से कटता है या एक से कटता है दूसरा से नहीं कटेगा। तो बताइएगा सम संख्या आने की प्रयोगता कभी पूछेगा तो सम संख्या से कितना देखिएगा 1 2 और 3 2 है 4 है 6 है टोटल सब संख्या कितना 3 देखिए तो 3 और टोटल कितना 6 तो कितना आ गया इसका मान 1/2। अब विषम संख्या पूछेगा तो 1 3 और 5 तो विषम संख्या कितना हो जाएगा 3/6 तो इसका मान कितना हो गया 1/2। अभाज्य संख्या पूछेगा तो देखिए ना अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है 3 है और 5 है। अब ये भी एग्जाम में आपको पूछा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है। ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है 2 3 और पूछेगा कि अभाज्य संख्या है और सम संख्या दोनों है 2। अभाज्य संख्या और सम संख्या सबसे छोटा सम संख्या भी 2 और अभाज्य संख्या भी क्या है 2 याद रखिएगा। अब अभाज्य संख्या आने की प्रयोगता पूछेगा 2 3 और 5 क्या हुआ 3 गो 3/6 कितना मान हो गया 1/2। ऑब्जेक्टिव में आपको इतना ही पूछेगा। अब हम बहुलक के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुलक पूछा जाएगा। तो बहुलक ऑब्जेक्टिव जब भी पूछा जाएगा तो देखिए अभी हम पहले ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो बनाएंगे उसके फिर सब्जेक्टिव का भी पूरा किस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा वो भी हम आपको बना के दिखा देंगे। देखिए आपको अगर प्रयोक्ता में सॉरी बहुलक प्रयोक्ता नहीं पढ़ रहे अभी क्या पढ़ रहे हैं बहुलक। तो अगर बहुलक पूछेगा तो एग्जाम में तो याद रखिएगा बहुलक कभी भी निकालना होगा। देखिए 3 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 9 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अब इसका पूछेंगे बहुलक क्या होगा। तो देखिएगा इसमें संख्या में आप देखिएगा और जो ज़्यादा बार लिखल रहता है 12 अंक को नहीं देखिएगा जो ज़्यादा बार लिखल रहता है वो क्या होता है बहुलक होता है। देखिएगा 3 कितना बार इसमें बुझा रहा है तो 1 बार 4 कितना बार है तो 3 बार 5 कितना बार है 1 बार 6 कितना बार है 1 बार। देखिए ना सब 1 बार है लेकिन 4 कितना बार है 3 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार लिखल है तो क्या होता है बहुलक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। आपको एक फिक्स ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। सॉरी ज़्यादा बार कौन है 4 है तो 4 है तो जो देखिए कितना बार है वो नहीं लिखना है जो ज़्यादा बार है उसको लिखना है। तो बहुलक कितना हो गया 4। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इसको पढ़ के जाइएगा। अगर इस टाइप से अगर आता है तो आता है 1 से 2 क्वेश्चन बहुलक है फिक्स से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर इस तरह से देगा अंक देगा 3 2 1 और 4 अप्राप्तांक 9 7 5 और 7। तो देखिएगा कह रहा है कि 3 जो है सो 9 बार लिखा हुआ है 2 जो है सो 7 बार लिखा हुआ है 1 जो है सो 5 बार लिखा हुआ है 4 जो है सो 7 बार लिखा हुआ है। तो जो ज़्यादा बार लिखा रहता है वो क्या होता है बहुलक। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा हुआ है 3 कितना बार लिखा हुआ 9 इसे तो कम बार लिखा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुलक क्या हो गया 3। बात समझ गए। अब बहुलक ऑब्जेक्टिव ये 2 टाइप से पूछेगा। अब हम पढ़ रहे क्या माध्य और माध्यक। देखिए
अगर माध्य अगर एग्जाम में पूछता है कि माध्य निकाले के, देखिए अगर माध्य ऑब्जेक्टिव में को फिक्स है कि आपको पूछेगा, याद रखिएगा। तो माध्य अगर निकालना हो तो जो संख्या देगा वो सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जो संख्या देगा वो सभी संख्या को जोड़ के और जितना संख्या उतना से आप भाग दीजिए। ऑब्जेक्टिव में को पूछेगा इस तरह से, अगर माध्य पूछेगा तो कोई इस सब को जोड़िएगा तो 1 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और टोटल कितना था 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर 3 हो गया। बात समझिए, कभी भी माध्य पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जितना भी संख्या सभी को जोड़ के और जितना संख्या उसको गिन लीजिएगा उतना से भाग देते, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ के 15 आया था, टोटल संख्या कितना था 5, 5 से भाग देंगे कितना आंसर आ गया 3। अगर एग्जाम में भी दे देगा 1 2 3 डैश मतलब एक कुछ नहीं देगा और 5 और मार्क दे देगा, आपको मार्क क्या दे देगा 3 दे दिया, तो पूछेगा क्या कि x का मान क्या होगा, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सभी को पहले जोड़ दीजिएगा, देखिएगा 3 और 3 6 और 5 11 x तो नहीं देते x, अब बटे टोटल क्या 1 2 3 4 5 5 अब बराबर मात्र कितना है 3, इसको कुछ नहीं करना, त्रिया गुना कर देना है। तो 11 प्लस x बराबर 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 15 और इधर के ना ये बराबर के पहले प्लस में इधर के माइनस 11, कितना हो जाएगा 4। इस तरह से एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव याद रखिए। तो इसको पढ़ के जाइएगा, ये 2 टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव में, फिर हम एक वीडियो बनाएंगे उससे आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको एक माध्यक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। माध्यक इस तरह से आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में जब भी इस तरह से माध्यक मिलेगा, देखिए और इस तरह से माध्यक भी एग्जाम में आपको पूछेगा। देखिए माध्यक जब इस तरह से पूछेगा तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए इसे टोटल संख्या गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। जब टोटल विषम में है 7 को मतलब विषम में है, जब विषम में रहता है क्या करते हैं, एगो इधर से कटेगा एगो इधर से कटेगा, एगो इधर से कटेगा एगो इधर से कटेगा, एगो इधर से कटेगा एगो इधर से कटेगा, जो बीच में बच गया वो क्या हो गया माध्यक हो गया। लेकिन अगर ये संख्या अगर इधर उधर बिखरा के देगा तो आपको सबसे पहले सजा देना है, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा की तरफ, पहले सबसे छोटा फिर उससे थोड़ा डबल उससे डबल पहले सजा के तब आप उस तरह से कीजिएगा। अगर ये विषम में दिया हुआ मतलब 7 को है तो देखिए जो बीच में होगा ना वही, तो जब एगो इधर से कटे एगो इधर से कटे फिर एगो इधर से एगो इधर से एगो इधर से एगो इधर, जो बीच में बचा वो क्या हो गया आपका माध्यक हो गया। अगर कभी कभी इससे 2 को बचेगा, क्या बचेगा कभी कभी 2 को बचेगा, तो जब बीच में अगर 2 को बच गया तो क्या कहिए दोनों के जोड़ के, अगर दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। अगर बीच में अगर 2 को बचता है तो करना क्या है, दोनों के जोड़ देना है और 2 से भाग देना है, समझिए ना। जैसे इसी को एक क्वेश्चन देख लीजिए, 1 3 5 7 9 11 11 13, अगर इस तरह से देगा तो कभी भी इस तरह से देगा। अगर बीच में 2 को बचता है, अगर बीच में अगर 2 को बचता है तो देखिएगा जब बीच में अगर 2 को बचा तो क्या 7 और 9 दोनों को जोड़ के और इसको क्या कर दीजिएगा आधा कर दीजिएगा, तो ये क्या हो गया आपको माध्यक हो गया। बात समझ गए। तो माध्यक आपको इस तरह से एग्जाम में पूछेगा। अब कुछ छोटा छोटा पॉइंट हम देख रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए अगर परिसर पूछता है, क्या पूछता है, कुछ संख्या देगा, इसको पूछेगा परिसर निकालने के लिए बोलेगा। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में परिसर नहीं पूछ सकता है, तो जब ये परिसर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, इसमें देखना है सबसे बड़ा का, तो सबसे बड़ा कितना है 17 और सबसे छोटा कितना है 5 और दोनों हटा दिया 15 में 17 में 5 तो कितना हो गया 12, ये क्या हो गया आपका परिसर हो गया। तो परिसर निकालने के लिए पूछ सकता है। अब एक फार्मूला भी पूछ सकता है वर्ग चिन्ह जब भी निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। बात समझ गए। अब बटा 2 फार्मूला पूछ दे, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा अब प्लस यहाँ छोड़ देगा बटे 2 देगा, तो आप उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 निकाल के इसको क्या करिएगा निकाल लीजिएगा। अगर एक एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है 10 अब 20 क्वेश्चन दे देगा, इसको बोलेगा वर्ग चिन्ह निकालने के, क्या बोलेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहेगा। तो अब अभी तुरंत बताएं वर्ग चिन्ह निकालने क्या किए हैं अभी कि दोनों के मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा मतलब दोनों के जोड़ अब बटे 2, तो 10 प्लस 20 अब बटे 2 क्या हो जाएगा 15। इसको जोड़ के भाग जोड़ दिएगा तो कितना 30 आएगा, 30 में 2 से भाग देगा कितना आएगा 15। पूछेगा इसमें निम्न सीमा क्या है, यह भी पूछ सकता है। निम्न सीमा न्यूनतम ये भी पूछ सकता है। तो निम्न क्या है, निम्न मतलब कम कितना है 10, अधिकतम या उच्च सीमा
तो देखिए दोनों में 12 क्या है 20। अब तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है अंतराल, क्या पूछेगा अंतराल कितना है, अंतराल। तो अंतराल जब भी पूछेगा क्या कीजिएगा, दोनों के घटा दीजिए, जो आएगा वो अंतराल। देखिए 20 है 10 के तो 10, अंतराल कितना हो गया 10। अंतराल सबका सेम होता है, याद रखिएगा। तो इसको याद से ध्यान से पढ़ के जाइए एग्जाम में। देखिए अब सबसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से 1 2 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एक पॉइंट समझिएगा, वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको पूछेगा क्या कि एल्गोरिदम विधि से क्या करेगा कि एचसीएफ निकालने का करेगा, एलसीएम निकालने का करेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ पूछेगा, समझे, ये भी पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, देखिए इसी के आधार पर हम सब पूछ रहे। 64 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, में 2 का घात। तो देखिए जब भी इसमें पूछा 2 का घात पूछा है तो क्या कहिए 64 के पहले खंड करें, 2 के 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2। तो देखिए कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कितना 2 के पावर कितना है 6। तो देखिए ना पूछेगा क्या आपको कि 2 के घात कितना है, तो 2 के घात कितना आंसर है 6। तो ऑप्शन में क्या 6 रहेगा, तो क्या मानना है आपको 6 मानना है। अब आपको एक शांत अशांत पूछ सकता है, याद रखिएगा क्या पूछेगा, शांत और अशांत। अशांत, तो देखिए जब भी शांत अशांत देगा, कोई भी संख्या देगा उससे मतलब 5/8 दिया, इसको देखना है कि शांत है का शांत है, इसको पहचानना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पूछेगा तो देखिए कुछ नहीं करना है, 1/2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाटा में क्या देना, जो भी संख्या देगा उसको खंड कीजिएगा, और उसका खंड जो कीजिएगा उसका खंड हमेशा 2 या 5 दोनों हो तो ठीक है, एक भी होगा तो इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो देखिए ना 5 और 8 को खंड कीजिए ना आएगा, तो 5/2 के पावर 3। तो देखिए ना हम क्या बताएं कि बाटा में क्या होगा 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। हर में क्या होना चाहिए 2 या 5 आना चाहिए। तो देखिए ना 2 के पावर 3, तो यहाँ का ये 3 आ गया, तो 3 पावर से हमको मतलब नहीं है, इसका बेस को देखना है। तो बेस क्या है, बेस 2 है, तो या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों है तब पर भी शांत है, अगर दोनों में से कोई एक भी है तो भी शांत है, बात समझ गए ना। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अगर आता है तो क्या हो जाएगा अशांत। जैसे में एग्जाम्पल में कुछ समझिए, 7/27। देखिए 27 को खंड कीजिएगा तो देखिए 7/3 गुने 3 गुने 3। तो देखिए 7/3 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब नीचे क्या आ गया 3 आ गया, तो हम बताएं कि नीचे हमेशा 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत। तो एक आपको एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि शांत और अशांत को पहचानिए। तो देखिए शांत और अशांत को अगर पहचानने के एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा शांत और अशांत जो होगा, शांत जो होगा उसके बटन 2 और 5 होना चाहिए गुणनखंड करने पर, और अशांत पे क्या 2 और 5 होगा, कोई दूसरा रहेगा तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। बात समझिए, शांत अशांत कोई दिक्कत। अब परमेय अपने पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या कौन सा अपरमेय संख्या। तो बताइए परमेय संख्या पाई पूछेगा, पाई एक परमेय संख्या की अपरमेय संख्या। तो याद रखिए पाई एक अपरमेय संख्या है, बात समझिएगा। पाई क्या एग्जाम में जाकर पूछ सकता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या, क्या है, अपरमेय संख्या है, बात समझ गए। अब दूसरा नंबर पूछेगा क्या, √3 और √5 और √7 और √9 पूछेगा इससे कौन परमेय संख्या है। तो आप बताइए जो रूट के अंदर रहता है वो हमेशा अपरमेय होता है, इसका खंडित न किया जाएगा तो क्या होगा अपरमेय, और जो रूट से बाहर निकल जाता है वो क्या होता है परमेय। तो देखिए √3 का खंड कर सकते हैं आप, तो √3 के तो √3 ही रह जाएगा, √5 के √5 रह जाएगा, √7 के √7 रह जाएगा। तो क्या परमेय है क्या अपरमेय। तो देखिए जो रूट के अंदर ही रह गया वो क्या होता है अपरमेय, और जो रूट से बाहर। तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल देखिए इसको खंड कीजिएगा 3 गुणे 3, और जब भी रूट के अंदर 2 को 1 किसी में तो उसको क्या कीजिए वो बाहर निकल दी, तो 3 जो रूट से बाहर आ गया वो क्या होता है परमेय, जो रूट के अंदर ही रह गया वो क्या हो गया अपरमेय। इस तरह से एग्जाम में आपको पूछेगा। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जोड़ने पर क्या आता है, परमेय और अपरमेय को जोड़ने पर क्या आएगा। तब याद रखिएगा परमेय और अपरमेय को जोड़िएगा तो हमेशा अपरमेय ही मिलेगा, क्या मिलेगा अपरमेय। अब एग्जांपल देखिए 5 और प्लस √7 ये क्या है परमेय क्या अपरमेय। तो याद रखिएगा 5 तो परमेय है और √7 क्या है अपरमेय, लेकिन इसके साथ प्लस में ये पूरा भाग कितना होगा अपरमेय। याद रखिए इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछेगा। अब पूछेगा भी परमेय और अपरमेय को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो ये भी अपरमेय होगा, क्या होगा
अपर में होगा, बात समझिएगा। या तो पर में और अपर में गुना भी कीजिएगा तो अपर में, पर में और अपर में जोड़िएगा तब भी अपर में, पर में और अपर में को घटाइएगा तब भी क्या होगा, अपर में होगा, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपको ये भी पूछ देगा 2√25 अब बटे 5, तो देखिए ना ये पर में का पर में, तो बताइए √25 क्या है, रूट में तो पर में का पर में, तो देखिए इसको पहले खंड करके देखना है आपको, 5 × 5 अब बटे 5, तो देखिए ना 2 गुणे 5 के 2 रूट के अंदर 2 है तो एगो बाहर निकाल लीजिएगा बटे 5, इसको काट कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो जब रूट में अब बचा नहीं बचा तो क्या पर में का पर में, तब पर में हो गया। तो जब भी बाटा में दे या रूट में दे तो रूट वाला के सबसे पहले क्या करना है आपको, खंड करना है, खंड करके रूट से बाहर निकालने की कोशिश करना है। अगर रूट से बाहर अगर निकल जाता है तो वो पर में हो गया, अगर रूट के अंदर ही छूट गया तो अपर में हो गया, याद रखिए। शॉर्ट में हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बहुत कम समय इसलिए। दूसरा नंबर 3/5, 5/7 और 9/4, ये क्या है, इसमें सब पर में है क्योंकि कोई रूट में नहीं है। अगर ये चीज़ और बटा 9/√2 दे देता तो क्या ये पर में अपर में, तो बटा में रूट हो गया तो ये क्या हो गया, अपर में हो गया। बात समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए। पर में अपर में कोई दिक्कत नहीं, शांत आसान में कोई दिक्कत नहीं। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहता है, तो देखिए 2-3 संख्या दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए। देखिए जैसे में पूछ देगा क्या 15, 24 और 36 का बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए, देखिए कैसे निकलेगा उससे। सबसे पहले 15 को खंड कीजिएगा, कितना का 3 × 5, 24 को खंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 × 3। अब 36 को खंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2 2 4, ये हो जाएगा। आप बोलेगा इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने का। देखिए जब भी इस तरह एचसीएफ, तो एचसीएफ वो होता है जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा क्या होगा एचसीएफ। तो बताइए 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें, तीनों में 3 है। तो देखिए 3 क्या हो तीनों में, देखिए 3 इसमें एगो है, इसमें एगो है, इसमें 2 है। तो जब तीनों में समान सेम होना चाहिए, तो 3 इसमें एक एगो है, सबसे कम कितना 1 है, तो इसमें भी एगो है, इसमें भी एगो हटा दीजिए, तो एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। जब एलसीएम निकालना हो तो देखिए एचसीएफ गुना जितना संख्या से बच गया, 3 को जो कॉमन लिया उसको हटा दीजिए और जितना बच गया उस सब को गुना कर दीजिए। देखिए बचा कितना है 5, इसमें बचेगा 2 × 2 × 2, 3 तो कॉमन ले लिए हुए हैं। गुना इसमें क्या, तो 2 × 2 × 1, इनमें तो एक 3 का 2 को है, लेकिन वो आप कम ले, वो बचा हुआ है 2 × 2 × 3। बात समझ गए ना। अब देखिए एचसीएफ कितना था, तो 3 था, तो 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये ना होगा। बात समझिए। तो देखिए ना इसको आप लिखिएगा, तो देखिए ना 2 × 5 गुना 2 × 2 × 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इस सब गुना के 5 15 2 30 2 60 2 120 120 240 240 480 है, 480 दिया है, 4 × 12 8 × 24, तो कितना हो जाएगा, देखिए समझिए, इतना बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। इसको आप गुना करके लिख लीजिएगा। देखिए 480 दिया, कितना हो जाएगा, तो 480 × 3 को गुना कर दीजिए, तो क्या 1440 हो गया। क्या हो गया 1440, ये क्या हो गया एचसीएफ। देखिए समझिए। अब एचसीएफ में इस तरह से पूछे, क्वेश्चन दिया हुआ है जो पूछा इससे पहले 18 और 72 का एचसीएफ निकला। क्या निकला, 18 और 72 का एचसीएफ निकालना है। देखिए जब भी एचसीएफ बोलेगा तो ये दोनों को खंड करेगा, 18 को खंड कीजिएगा, 2 × 3 हो जाएगा, और 72 खंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, इसका खंड ही होगा। इसका बोला क्या है एचसीएफ बोला। तो देखिए एचसीएफ में अगर दोनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। देखिए इसमें भी 2 हो गया और इसमें 3 है, वो कॉमन 2 का 3 कॉमन है। देखिए ना 2 इसमें वो कॉमन है, तो 2 लिख दीजिए, गुना अब 3 देखिए इसमें 2 को 3, इसमें भी 2 को 3, तो 2 को 3 कॉमन दोनों में है, तो 3 × 3, दोनों गुना 3 दूना 6 6 3 18, क्या 2 दूना 2 3 6 6 3 18, एचसीएफ क्या हो गया 18। तो इस तरह से एग्जाम में को पूछा हुआ है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको इस तरह से एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा 0.1
3 ऊपर बार दे देगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कुछ नहीं करना है। देखिए जो जितना ऊपर अंक पड़े ऊपर पूरा लिख दे 13 और कितना के ऊपर साइन हुआ दिया हुआ है 2 के ऊपर 2 9, जितना के ऊपर साइन देगा उतना नीचे क्या कर दीजिएगा 9 बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है 3.75 और इसके ऊपर दे देगा। अब इसको पूछा सॉल्व करके बताने के लिए, देखिए 3 और 7 और 5 है, किसके ऊपर नहीं है 3 के ऊपर तो -3 कर दीजिएगा। अब बटे कितने के ऊपर बार है तो 2 के तो 2 9 दे दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और फंसाने के लिए दे सकता है एग्जाम में 3.45 और इसके ऊपर दे देगा। तो आप देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछता है तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, क्या टोटल पहले लिख दीजिए 3 4 5 है और माइनस कितना कर दिया 34। अब बटे कितना के ऊपर बार है 1 के ऊपर, और दशमलव के बाद कितना के ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 बैठा दीजिएगा, समझ गए ना। दशमलव के बाद जितना के ऊपर साइन अगर नहीं रहता है उतना को नीचे क्या करना है 0 बैठाना है, और जितना के ऊपर बार रहता है उसको कितना 1 9, 1 पे ऊपर रहेगा तो 1 9, 2 के रहेगा तो 2 के 9, 3 को रहेगा 3 के 9, जितना के ऊपर रहेगा उतना 9 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से एग्जाम में वो पूछेगा आपको। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ के, तो जब भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है, याद रख जाइएगा। का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा, इसको याद करके पढ़ जाइएगा। अब एक जगह √12 के परिमेयकरण, क्या बोला √12 के परिमेयकरण करने के, तो देखिए √12 को खंड कीजिए तो क्या है 2 गुणे 3 एन होगा। तो देखिए जो रूट से दे देंगे 2 गुणे 2 है तो इसको एक बार कर दीजिए, जो बचा उसका √3। तो देखिए परिमेयकरण बोला है तो 2 के किसका मल्टीप्लाई है √3, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 का हो जाएगा, बात समझिए ना। तो परिमेयकरण कभी भी पूछेगा तो देखिए परिमेयकरण 2 √3, बात समझिए ना, किसका परिमेयकरण था इसका आंसर क्या हो जाएगा √3, 2 का गुणन क्या है √3 है, बात समझिए ना। देखिए अब आपको क्या बहुपद के घात पूछे थे, देखिए अब वास्तविक संख्या समझ में आ गया, परमेय संख्या अपरमेय संख्या एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे समझ गए। अब क्या पढ़ रहे बहुपद, देखिए बहुपद में समझिए, बहुपद में देखिए भाई साहब, तो देखिए बहुपद में अभी पहचानने के सबसे पहले नियम पढ़ लीजिए। बहुपद में पहचानने के लिए तो देखिए जब भी पावर भिन्न में नहीं, इसका पावर क्या होगा पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर मतलब चर के पावर जो है ना पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए रूट में नहीं चाहिए। तो देखिए चर के पावर हमेशा, देखिए जब भी कोई भी बहुपद होता है उसका चर के पावर कभी भी हमेशा क्या होता है माइनस में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है और रूट में नहीं होता है, याद रखिएगा चर के पावर कभी भी माइनस में नहीं होगा। जैसे देखिए 3x² प्लस 5x और प्लस 7, तो बताइए बहुपद है तो हाँ बहुपद है, क्योंकि पावर देखिए 3x के पावर 5 × 7 और प्लस 3x और प्लस 7। अब बताइए ये बहुपद है तो नहीं है। देखिए क्या क्या चर के पावर कभी भी भिन्न में नहीं बाटा में नहीं होना चाहिए। और दूसरा नंबर कि देखिए 3x - 3 और प्लस 3x और प्लस 7। अब देखिए माइनस में तो बहुपद है नहीं है, क्योंकि माइनस में पावर कभी नहीं होना चाहिए। और 3√x² प्लस x² प्लस 3√x प्लस 7। तो देखिए ना कभी भी रूट में भी x नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है बहुपद होता है। अगर पहचानने के लिए एग्जाम में पूछेगा कि इनमें निम्नलिखित से कौन सा बहुपद है या नहीं है, देखिए बहुपद है तो उसको देखना है कि उसको पावर में माइनस नहीं होना चाहिए और उसके बाद पावर में रूट में नहीं होना चाहिए x, और उसके बाद पावर बाटा में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ 3 को चीज़ देखना है आपको। अब समझिए अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है किसी बहुपद के घात होता है, तो दिया हुआ आंसर किसी बहुपद भिन्न संख्या ऋण पूर्णांक अपूर्ण पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ना एक बोला भिन्न, तो बात भिन्न मतलब जानते हैं ना 3/4 4/5 भिन्न मतलब ई हो गया, बात समझिए ना। इसका घात तो घात ई भिन्न मतलब घात जो है ना भिन्न में हो सकता है। दूसरा नंबर क्या रहा है कि घात ऋण है, ऋण मतलब माइनस में
अब तीसरा नंबर दिया हुआ पूर्ण संख्या, क्या दिया हुआ पूर्ण संख्या। अब बताइए जब भी घात क्या होगा बाटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कोई संख्या पूर्ण संख्या कभी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या कोई भी घात हो सकता है, समझ गए ना। बहुपद के घात क्या होगा प्राकृतिक। पूर्ण संख्या देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है जीरो से स्टार्ट होता है, क्या होता है जीरो। तो कोई के घात जब एक्स के घात जीरो हो गया तो इसका मान कितना हो गया एक। तो ये बहुपद होगा तो नहीं होगा, ये बहुपद क्या होगा नहीं होगा। एक्स के घात जब आप जीरो कर दीजिए तो इसका मान क्या हो गया एक हो गया। तो देखिए 3x जीरो हो गया, तो देखिए 3x जीरो हो गया तो 3 गुने 1 क्या हो गया 3 हो गया इसका मान। तो जब ये बहुपद है इसमें तो कोई चौड़ के बातें नहीं किया, जब चौड़ रही थी बहुपद है नहीं है, बात समझिए ना। तो याद रखिए इस तरह से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है समझिए। अब एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है उसका मान क्या होता है एक होता है। रैखिक बहुपद का देखिएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है अधिकतम एक होगा। इसका शून्यक कितना निकल सकता है, तो इसका शून्यक भी क्या होगा एक ही होगा, बात समझिए। तो रैखिक बहुपद का शून्यक कितना निकल सकता है एक, और इसका घात अधिकतम कितना हो सकता है एक। याद रखिए आपको एग्जाम पे रैखिक बहुपद के घात कितना है हो सकता है अधिकतम तो एक, इसका शून्यक कितना निकल सकता है एक। जैसे में देखिए 3x + 5, अब देखिए इसका शून्यक निकालना होगा तो देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/3, तो शून्य कितना निकला एक निकला। तो देखिए रैखिक बहुपद का घात अधिकतम कितना हो जाता है, देखिए इसका घात एक हो गया, ऐसे शून्य कितना हो गया -5/3, तो एक हो गया। आप द्विघात बहुपद समझिए, देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको द्विघात में अधिकतम घात कितना होगा 2, इसका शून्य क्या होगा 2, एक मान लीजिए 2 शून्यक होगा तो एक अल्फा मान लीजिए एक बीटा मान लीजिए। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। ये फार्मूला को याद रख जाइएगा। जब एग्जाम में आपको 2 शून्यक दे दिया जाए, जब 2 शून्यक आपको दे देगा तो आपको निकालने के लिए द्विघात बहुपद कहेगा, निकालने के लिए क्या कहेगा द्विघात बहुपद। देखिए ना एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शून्यक 2 और 8 दिया हुआ है, 2 को शून्यक दिया हुआ क्या 2 और 8। तो 2 और 8 जब 2 को शून्यक दे दिया 2 और 6 है, सॉरी 2 और क्या 6, जब 2 को शून्यक जब हमको दे दिया तो इसको क्या बोला द्विघात बहुपद। देखिए मान लीजिए हम बताएं कि 2 को शून्यक एक के मान लेंगे अल्फा एक के मान लेंगे बीटा। तो देखिए x² - अल्फा + बीटा मतलब दोनों के जोड़, तो 6 × 2 8x और प्लस तो प्लस दोनों के गुना 6 × 2 12, तो ये निकाला था। तो जब भी 2 को शून्यक अगर दे देगा और उसके बोलेगा क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो कुछ नहीं करना, इसको याद x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा, दोनों के एक बार जोड़ के यहाँ लिख दिया, एक बार दोनों के गुना करके लिख दिया, कोई दिक्कत। अगर इसके आगे भी पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन, इतना बात समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए इस तरह से वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। देखिए तो इसका पूछा कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये देखना है। देखिए सबसे पहले आपको इसको देखना, अंतिम 55 है, 55 है खंड क्या हो सकता है 11 और 5 ये ना होगा। तो देखिए ना ये दोनों के जोड़ने या घटाने के बाद ये आता है कि देखिए वो कहते हैं 16y, तो 16y है तो ये दोनों के देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा 11 और 5 16, यहाँ प्लस में है इसलिए दोनों क्या लीजिएगा प्लस में ही लीजिएगा। तो जब ये दोनों प्लस में होगा 11 प्लस में या 5 प्लस में, तो इसका मान हमेशा उल्टा ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक होता है। जब इसको आप प्लस में ले रहे हैं तो इसका मान हमेशा माइनस में आंसर आएगा। शून्यक जब निकालेगा, जब ये सॉल्व कीजिएगा तो दोनों प्लस में 11 प्लस में 5 आप ले रहे हैं तो इसका मान हमेशा क्या होगा ऋणात्मक। तो ऑप्शन में दिया हुआ था क्या ऋणात्मक, आंसर क्या हो गया ऋणात्मक। देखिए एग्जाम में आपको क्या पूछता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जब भी शून्यकों का योग बनेगा तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो क्या इसका फॉर्मूला -b/a होता है, समझे। अगर गुणनफल बने तो अल्फा × बीटा बराबर क्या था फॉर्मूला c/a, याद करके जाइएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो देखिए b के मान कितना -5 और यहाँ माइनस, तो -5 प्लस हो जाएगा। और देखिए शून्य गुणनफल तो अल्फा c/a क्या c/a, तो c के मान कितना 7 और a के मान कितना 1,
कितना 7, तो शून्य का योग कितना होगा 5, शून्य का गुणनफल कितना होगा 7। तो ये मान निकालने के लिए भी आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर रैखिक समीकरण, क्या पढ़ रहे हैं, दो चर रैखिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, द्विघात बहुपद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दो चर रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें ऑब्जेक्टिव किस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, सब देख लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ने दो चर रैखिक समीकरण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा उसको समझ लीजिए, बात समझिए। देखिए एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हम बताने के इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसका मान क्या अनगिनत होगा कि इसका एक हल होगा या अनेक हल होगा या प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या संपाती है, बात समझिए। जब अगर तीनों देखिए A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा किसका, B1 बटे B2 के, जब ये दोनों अगर बराबर अगर नहीं होता है तो इसका मान जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, करता है। और इसका केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, बात समझ गए ना, कि इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। बात में जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा क्या, B1 बटे B2 का, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब क्या, जब इस तरह से एक लाइन कटा और एक दूसरे के एक बिंदु पर जब काटता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। इसका केवल क्या होगा, एक ही हल होगा, क्या होगा, इसका एक हल होगा, बात समझ गए ना। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 2x दिया हुआ है, अब 4y बराबर 3, अब 12 हुआ है, तो देखिए x है तो क्या 2, इसमें x के पहले क्या है 6, 2 बटे 6 बराबर तो बराबर y के मान कितना है 4 और x के मान कितना है 12 और C1 के मान कितना है 3 और C2 के मान कितना है 6। अब इसको सॉल्व कीजिए था 1/3 बराबर 1/3, अब बराबर नहीं है किसका, 1/2। तो देखिए ना इसके नियम पर गया नहीं गया तो इसका एक हल नहीं होगा कभी, है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका क्या होगा, ये किस पर गया है, तो देखिए इसका 3 गो नियम होता है, एगो ये हो गया और एगो क्या होगा, एगो ये तीनों के बराबर होगा। जब ये तीनों बराबर होता है तो ये क्या होगा, संपाती होता है। क्या होता है, जब तीनों बराबर होगा क्या होगा, संपाती होगा, बात समझिए, संपाती होगा। जब संपाती होगा तो इसका अनगिनत हल होगा, क्या होगा, संपाती होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्या होगा इसका, जब ये संपाती होगा। संपाती मतलब क्या होता है कि जब एक लाइन जा रहा है इसी के ऊपर दूसरा लाइन जब जाएगा तो इसको हम क्या करते हैं, संपाती करते हैं, बात समझ गए ना। इसका जब तीनों बराबर रहता है तो इसका अनेक हल होगा, क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, बात समझ गए ना। अब तीसरा नंबर क्या होता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट बराबर क्या नहीं बराबर होगा, क्या C1 बटे C2 के। जब ये दोनों बराबर होगा, अगर तीसरा बराबर नहीं होगा तो ये क्या होता है, तो ये समांतर रेखा होगा, क्या होगा, समांतर, समांतर रेखा होगा। तब बताइए इसका कितना हल होगा, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, बात समझिए ना। जब ये समांतर देखिए ये दोनों बराबर है, ये तीसरा बराबर ही नहीं, तो जब दो को बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं तो ये समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। देखिए अब हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने जाए, क्या पढ़ने जाए, समांतर श्रेणी। देखिए जब भी हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं इसका मान क्या होता है, एक दूसरे के अंतराल बराबर होते बढ़ते हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी में, क्या होता है कि एक दूसरे के मान क्या होता है, बराबर से बढ़ता है। जैसे में देखिए मान लीजिए 1 है तो इसके बाद 3 हो गया, तो इसमें कितना जोड़ के आप 3 लाए थे, 2 जोड़ के, तो उसी तरह इसमें भी 2 जोड़ के कितना आएगा, 5 आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ के क्या आ जाएगा, 7 आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ के क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका समांतर श्रेणी कहने का मतलब क्या होता है कि सब का डिफरेंस क्या होता है, सेम बराबर बराबर भाग में बढ़ते जाता है, बात समझिए ना। अब जो शुरू में होगा उसको क्या कहते हैं, हम ए कहते हैं। जो पहला फर्स्ट में जो होता है उसको ए कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ए, प्रथम पद। तो इससे प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया। अब एक होता है सर्व अंतर, सर्व अंतर मतलब डी, डिफरेंस, सर्व अंतर। तो इसका सर्व अंतर देखिए दूसरा में से पहला सर्व अंतर निकालने के लिए कहता है कि नजदीकी दो संख्या के घटा के उसका मान सेम, नजदीकी दो संख्या के घटाते हैं हम तो सभी का मान क्या होता है, बराबर। देखिए ना इसको घटाएगा तो इसका भी मान सामने, इसको घटाएगा तो बात उतने आएगा। सब किसी को घटा लीजिए नजदीकी दो को, सबका मान एक ही आना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम सर्व अंतर करते हैं। देखिए 3 में से 2 एक गया था 2, 5 में 3 के 2, 7 में 3 के 5, 7 में 5 के 2, 9 में 7 के क्या है 2, तो सर्व अंतर क्या हो गया 2। अब बात समझिए, कह देगा इसमें दे दिए
एक दे एक अंतर देखिए, इस तरह का अगर संख्या कभी भी देगा तो पूछेगा इस कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है नहीं है। ये भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो क्या करना है आपको कि इसको जब भी सॉल्व करना होगा तो कुछ नहीं करना है। इसका सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ए के मान आप निकाल लीजिए, डी के मान निकाल लीजिए, और एन का मान जो होता है ना बोल देगा कि 5 अंतिम 15वां पद कौन सा होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हो दिया, लेकिन 15वां पद बोल दिया था। अंतिम पद पूछ रहा है, 15वां पद पूछ रहा है, तो उसको हम एन मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? हम एन मानते हैं। बात समझिए ना। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप इसी में देख लीजिए। तो एक फार्मूला याद कीजिए, पहला जब ए है और दूसरा में जब बी करिएगा तो ए प्लस टी, दूसरा पद ये हो गया। तीसरा पद निकालना होगा तो ए प्लस डी, ये तो है करे, और उसके प्लस में भी डी, तो मतलब ए प्लस 2d। तीसरा पद जब निकालना होगा तो उसके पर 2d कर दीजिएगा। चौथा पद जब निकालना होगा तो a प्लस 3d कर दीजिएगा। पांचवा पद जब निकालना होगा तो a प्लस 4d। मतलब इस तरह से बढ़ते जाता है। इसका क्रम इसी तरह से डिफरेंस हमेशा उसके साथ जुड़ते रहता है। पहले वाला के साथ डिफरेंस उसका जुड़ते जाते हैं, वो आगे मुझे बढ़ते जाता है। कोई दिक्कत? तो आपको इस तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो आप देखिए एक क्वेश्चन आपको इस पर देख रहे हैं कि पूछा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। एग्जाम्पल में समझिए, 3 5 7 9 11 13। दूसरा नंबर दे देगा 3 7 5 4 9 13। ये बोलेगा समांतर श्रेणी को। पहले इसको सजा दीजिए। क्या कीजिएगा? 3 4 5 7 9 13। देखिए ना, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 4। देखिए सबका अंतर अलग है, सबका अंतर बड़ा। समांतर श्रेणी कहने का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी वही हो सकता है जिसका सबका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, सबका 2 समांतर श्रेणी, लेकिन ये है नहीं है क्योंकि इसका सबका मान अलग अलग आ रहा है। कोई दिक्कत है? इतना बात समझ गए। अब देखिए इसमें एग्जाम में आपको इस तरह पूछ देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 126 120 114 डैश कौन सा पद जीरो होगा। क्या होगा? कौन सा पद जीरो होगा, ये पूछ दिया। तो देखिए कुछ नहीं करना है। ए बराबर कितना हो गया? 126। पहला को हमेशा आप क्या मानेगा? ए मानेगा। ए का मान कितना होगा? 126। डी के मान जब भी निकाला तो दूसरा में से पहला को हटा दीजिए, तो 120 और माइनस 126, तो कितना आ जाएगा? -6। तो डी के मान कितना आ रहा है? -6। और देखिए एन, तो एन के मान नहीं दिया हुआ है यहाँ। पद, अंतिम पद क्या दे दिया? जब अंतिम पद दिया है तो उसको हम कहें टी एन। क्या करें? टोटल, मतलब अंतिम पद बोला है तो उसको हम क्या बना? टी एन माना। टी एन का मान कितना? 0। तो टी एन फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब बताए टी एन मान कितना? 0 बराबर ए के मान कितना? 126 प्लस एन के मान कितना नहीं पता, तो n-1। डी के मान कितना है? -6। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 0 बराबर 126 और प्लस, तो प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस 6n और प्लस माइनस माइनस प्लस 6। अब बताइएगा इसको सॉल्व कीजिए। 0 अब बराबर देखिए इसको जोड़िएगा तो 132 और -6n। अब देखिए ये 6n इधर माइनस में बराबर ये पर आ गया, तो प्लस में 6n हो गया। अब बराबर 132 जहाँ के तय है, तो n बराबर तो 132 और बटे 6, इससे इसको भाग दीजिए कि 6 दूना 12। अच्छा, तो 22वां पद 0 जो है ना, जो 22वां पद है, तो ऑप्शन में आपका क्या दे दिया? 22वां पद ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसा क्या हो गया? 22वां पद हो गया। तो बात समझ गए। तो ए के मान जो होता है शुरू वाला, डी के मान सबका अंतर होता है, और उसके बाद एन के मान जो कैमा पद निकालने के लिए करा वो एन के मान होता है। बात समझ गए ना? ये सब ऑब्जेक्टिव आपको देखने को